अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजिकल मेथड को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है और इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से शॉर्ट हैं और किस तरह से ये लॉन्ग आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बाकायदा तौर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के डेफिनेशन की। तो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या होगी। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमिक मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक ऐसा मुनज़्ज़म किया हुआ मेथड जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेटे वो प्रॉब्लम होता है या वो क्वेश्चन होता है जो रिलेटेड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, जो कोई पूछता है या क्या होता है बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है खुद ब खुद। अ क्वेश्चन रिलेटेड टू living organisms that is either asked by someone or come in biologist mind by himself। उस क्वेश्चन को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल हमने किसके जरिए करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल हमने करना है बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। तो साइंस क्या है बेसिकली, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या बेटा, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमाइज का क्या मतलब होता है, मुनज़्ज़म किया हुआ। जो बायोलॉजिकल साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड को हम पढ़ेंगे, इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, सेट ऑफ मेथडोलॉजी होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज बिगन विद ऑब्जर्वेशन। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन आपको पता है मुशाहिदा करना, देखना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डिफाइन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बात करते हैं एन एक्शन, एक ऐसा अमल विद ऑफ जजिंग और नोटिसिंग, किसी भी चीज को जज करना या नोटिस करना, किसी भी चीज को इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मालूमात को हासिल करने के लिए किसी भी चीज को पर आप कोई एक्शन करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, नोटिस करते हैं, और उसको नोटिस करने के बाद, जज करने के बाद आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें जो ऑब्जर्वेशन है इसको बनाया कैसे जाता है, तो ऑब्जर्वेशन मेड विद 5 सेंसेस। अब वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं विजन, देखने से भी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। ये विजन किसके जरिए करेंगे, आई के जरिए करेंगे। उसके बाद हियरिंग, सुनने के जरिए भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी साउंड को, तो ये किसके जरिए होगी, ईयर के जरिए होगी। और स्मेल, बाद दफा सूंघने से भी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये किसके जरिए करेंगे, नोज के जरिए करेंगे। और टेस्ट, टेस्ट करने से भी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। और इसके बाद टच, टच के लिए जो आपका रिसेप्टर्स है, स्किन रिसेप्टर यूज होता है। 5 तरह की सेंसेस है जिनको सेंस करने के लिए बॉडी के डिफरेंट तरह के जो सेंस ऑर्गन है वो यूटिलाइज किए जाते हैं और हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की टाइप की, तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनको आप मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी मिकदार के लिहाज से बात हो रही है। और ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी। अब इसकी मिसाल अगर दूं, मसलन कोई भी नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम बात करें किसी मिसाल के तौर पे टेस्ट की बात कर लेते हैं, शुगर का टेस्ट, ठीक है, शुगर सोल्यूशन में, अब शुगर सोल्यूशन में वो शुगर का टेस्ट कितना ज़्यादा है कितना कम है इसको हम मैयर नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन नंबर, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप नंबर की शक्ल में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बरक्स जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर की शक्ल में इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये लेस एक्यूरेट होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत, और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत। अगर हम बात करें ये जो हाइपोथेसिस, इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद जब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली चीज़ों को, उसके बाद हाइपोथेसिस कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी राय होती है बेसिकली, तो ये कैसे बनेगी, इसके जो मेन वे हैं, इसके डिफरेंट तरह के वे हैं, लेकिन उनमें जो मेन वे हैं पहले हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके अदर वे की तरफ जाएंगे। तो अगर बात करें डिडक्टिव रीजनिंग, ये इसका मेन वे है, पहला मेन वे है, और दूसरा इनडिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, तो ये बच्चों याद रखिएगा कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये मूव करता है जर्नल टू स्पेसिफिक, इसमें हम राय कायम करते हैं, लेकिन उस राय की जो डायरेक्शन होती है वो जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। आपके पास कोई भी आम सी चीज़ होती है, अब उसको देख के, उसको ऑब्जर्व करके, उसको देखते हुए आप अपनी राय कायम करते हैं, और फिर हम उस राय को स्पेशल किसी भी मकसद के लिए क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे अपना स्पेसिफिक कंक्लूजन, और वो जो स्पेसिफिक कंक्लूजन होगा वो किसी भी जर्नल स्टेटमेंट से हम निकालेंगे, जर्नल प्रिंसिपल निकालेंगे, जर्नल अजम्पशन से निकालेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं डिडक्टिव लॉजिक। कौन कौन थे, इफ और देन। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में दो एग्जांपल बताई हुई हैं, एक ही बात हम इधर कर लेते हैं। इफ, अगर, ऑल बर्ड हैव विंग्स, हम कहते हैं कि अगर तमाम परिंदों के पर हैं, एंड, और स्पैरोज आर बर्ड, और जो स्पैरोज हैं, चिड़ियां जो हैं वो क्या हैं, परिंदे हैं। देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो आल्सो हैव विंग्स। देखिए हमने ये एक बात की कि तमाम परिंदों के पर हैं, और जो स्पैरो है वो भी एक परिंदा है, या स्पैरो भी क्या है, परिंदे हैं। तो हमने ये अपना कंक्लूजन निकाल दिया स्पैरो को देखे बगैर कि जो स्पैरो है उसके भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। तो इस तरह की जो रीजनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे। इनडिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये मूव करता है स्पेसिफिक टू जर्नल। इसमें जो आप राय कायम करते हैं किसी खास चीज़ को देखते हुए, उसके बारे में जो आप देखते हैं, जो राय कायम करते हैं, फिर वही राय आप आम चीज़ों के बारे में कायम कर देते हैं। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, इफ वी नो दैट, अगर हम जानते हैं स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो के क्या होते हैं, अगर हम जानते हैं कि स्पैरो के क्या हैं, पर हैं। स्पैरो एक स्पेसिफिक हमने नाम ले लिया है, एंड आर बर्ड्स, और हमने कह दिया ये क्या है, स्पैरोज भी परिंदे हैं। एंड वी नो दैट ईगल, क्रो, हॉक्स, ये क्या है, ये भी बर्ड हैं। तो हम इनको नहीं भी देखते तो हम कह देंगे कि इनके भी क्या होंगे, पर होंगे। इसमें हमने क्या किया है, स्पैरो को पहले खास स्टेटमेंट के तौर पे लिया है, स्पैरो को देखने के बाद हमने ये बात ईगल के बारे में, क्रो के बारे में, हॉक्स के बारे में कर दी है। दो मेन वे ये थे हाइपोथेसिस को बनाने के, फार्मूलेट करने के। अदर वे भी हैं, इनके अलावा कौन से वेज हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले इमेजिनेशन, कोई भी इमेजिनेशन करें तो
भी हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन से भी हम ऑब्जर्वेशन को बना सकते हैं। इमेजिनेशन को इंट्यूशन भी बोलते हैं। और उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस। ये क्या होता है? एस्थेटिक प्रेफरेंस से मुराद ये है किसी भी चीज़ के काम को देखते हुए, मसलन आपके पास कोई बंदा आया है तो उसने अगर अच्छा बॉडी स्प्रे यूज़ किया हुआ है तो उसकी स्मेल को देखते हुए आप अपना एक उसके बारे में राय कायम कर देते हैं उसको, या किसी के काम करने की वजह से आप उसके बारे में कुछ अल्फाज बोल देते हैं, तो वो बेटा क्या होगा, वो एस्थेटिक प्रेफरेंस के जरिए आप कर रहे होंगे, और वो भी आप क्या कर रहे होंगे, हाइपोथेसिस के बारे में बता रहे होंगे। रिलीजियस आइडिया, और हाइपोथेसिस कोई भी मजहबी आइडिया भी हो सकता है। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ वन थिंग्स व्हाइल लुकिंग सम अदर थिंग्स। मसलन अगर आप एक चीज को देख रहे हैं लेकिन उस चीज को देखते देखते आप उधर से कुछ और चीज माखज निकाल लेते हैं, अपनी उस चीज को देखते हुए किसी और चीज के बारे में राय कायम कर लेते हैं, तो वो भी आपने क्या किया है, वो एक हाइपोथेसिस को फार्मुलेट किया है। अब ये जो हाइपोथेसिस हैं, ये हाइपोथेसिस इनको बाकायदा तौर पे इनकी रिगरस टेस्टिंग होती है, शिद्दत के साथ इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब इसको शिद्दत के साथ टेस्ट करने से होगा क्या, अगर तो ये फाल्सिफाई नहीं होते तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस लेवल को। अगर इसको हम गलत साबित नहीं कर पाते तो जिस बंदे ने जो राय कायम की होगी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आप इसको क्या करते हैं, या हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और रिपीटेडली टेस्ट करते हैं, इसको फिर समझा जाता है वेल सपोर्टेड एंड एक्सेप्टेड। जब हम मुसलसल एक ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करते रहेंगे लेकिन वो फाल्सिफाई नहीं होगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसको उस हाइपोथेसिस को आप कहते तौर पे आपके सराउंडिंग से वो क्या मिलेगी, सपोर्ट मिल जाएगी, और उसको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब जब हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगा तो हाइपोथेसिस नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। तो थ्योरी की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट। जब आप एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस को परफॉर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल रहा होता है उसको बार बार टेस्ट करने से वो आप सपोर्टेड होती है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस को, तो वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है। अगर बायोलॉजी में थ्योरी की एग्जांपल की बात करें तो सेल थ्योरी क्या होगी, एक थ्योरी की एग्जांपल होगी। अब थ्योरी और गुड थ्योरी, इनमें क्या फ़र्क है, तो एक अच्छी थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं। एक तो प्रिडिक्टिव होती है, प्रिडिक्टिव है कि मतलब वो जो थ्योरी होगी वो नई थ्योरीज को या नए हाइपोथेसिस को बना रही होगी, और उसके बाद उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होगी कि अगर आप उस किसी भी चीज़ के बारे में अपने राय कायम की, हाइपोथेसिस बनाया और वो थ्योरी बन चुकी है, तो फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होगी। तीसरी बात, ये क्या करेगी, सजेस्ट करेगी न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस को। अब उस थ्योरी की ये भी एक फीचर है अच्छी थ्योरी की कि वो नए और डिफरेंट हाइपोथेसिस को सजेस्ट कर रही होगी, प्रोडक्टिव होगी, एक्सप्लेनेटरी पावर होगी, और सजेस्ट न्यू डिफरेंट हाइपोथेसिस को वो क्या कर रही होगी, सजेस्ट कर रही होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जिस तरह से हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, इस तरह से इस थ्योरी को साइंटिस्ट क्या करते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज, इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और इस गुड थ्योरी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपनी एफर्ट लगाते हैं। क्या करने के लिए, इसको डिसप्रूव करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए मुकम्मल तौर पे अपनी क्या करते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं एफर्ट को। तो अगर वो गलत साबित नहीं होती तो देन वो क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। अब लॉ जो है वो इल्यूसिव इन नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बायो के अंदर तो बहुत कम लॉ होते हैं, मीन टू से सिर्फ 2 लॉ हैं, मेंडल के लॉ हैं और उसके बाद हार्डी-वेबर लॉ है। ये वो अटल हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। तो लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, इफ अ थ्योरी सर्वाइव स्किप्टिकल अप्रोच, ये डेफिनेशन बुक वाली है। स्किप्टिकल अप्रोच क्या होता है, अगर कोई थ्योरी शक्की निगाह से क्या हो जाती है, उसको सर्वाइव कर जाती है,
और कंटिन्यूसली वो क्या होती है, सपोर्टेड होती है बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से वो क्या होती है, सपोर्टेड होती है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है और कॉन्स्टेंट होता है। मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब एक लॉ बन गया उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, और ये इल्यूसिव इन नेचर होता है। बहुत कम लॉ होते हैं जिंदगी के, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। और इट इज वर्चुअली इनरिफ्यूटेबल थ्योरी। ना जुटलाई जाने वाली जो थ्योरी होती है ना, वो क्या होती है, लॉ होती है। तो मेंडल लॉज जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और सेग्रीगेशन है, और हार्डी वेबर लॉ, ये है। अब इनमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पहला ये होगा कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसमें ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन और ऑब्जर्वेशन को सेंस करने के जो वे हैं वो कौन कौन से हैं, या किन वे से ऑब्जर्वेशन की जाती है, 5 सेंसेस ये बतानी है आपने। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है। डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद दफ़ा ये आता है कि अदर वेज ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो एक शॉर्ट ये बन जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर का या इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड लॉ, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है। तो ओवरऑल भी लॉन्ग पूछा जा सकता है, लेकिन इस लॉन्ग में से बाद दफ़ा बायोलॉजिकल मेथड की डिफाइन और हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जा सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन इधर नहीं लिखी हुई तो सुन लें। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। उसके बाद इसको फॉर्मुलेट करने के जो तरीके हैं ये बताने हैं, अदर वेज बताने हैं डेफिनेशन के बाद। तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक लॉन्ग कंप्लीट बन सकता है। इसमें बायोलॉजिकल डिफाइन के साथ हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन, और अगर मुकम्मल लॉन्ग आता है तो आपने इंशाल्लाह इस तरह से लिख देना, तो इंशाल्लाह आपको इस लॉन्ग के अंदर से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।